Hello everyone. Let's read the first chapter of class 9 economics and the title is The Story of Village पालमपुर। मतलब पालमपुर गांव की कहानी। ओवरव्यू में कहा जा रहा है that the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to a production and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। तो इस स्टोरी में हम लोग प्रोडक्शन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे और इन सभी के बारे में जानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक पालमपुर विलेज का, जो कि रियलिटी में शायद ही एग्जिस्ट करता हो। इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब एक मनगढ़ंत विलेज है, मान लिया गया विलेज है। और इस विलेज की जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़, जबकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सभी छोटे मोटे स्केल पे, मतलब लिमिटेड स्केल पे किए जाते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा। अब इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कई तरीके के रिसोर्स चाहिए होते हैं हमें, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, या फिर और भी। जैसे जैसे इस स्टोरी को हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम पड़ता जाएगा कि कैसे वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स, कैसे विभिन्न रिसोर्सेज को एक साथ ला करके ही हम अपनी ज़रूरत की सामग्री, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं विलेज में ही। इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा जा रहा है कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड गांव है अपने आसपास के गांव और शहर से। रायगंज जो कि एक बड़ा सा गांव है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और एक यहाँ ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स, मतलब एक 12 महीने एक पक्की सड़क है जो विलेज को रायगंज और आसपास के छोटे शहरों, चाहे वो शाहपुर हो, उनसे जोड़ती है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कई तरह के ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, चाहे वो टोंगा हो, बुलॉक कार्ट हो, बोगी हो, या फिर आज की कमोडिटीज़, चाहे वो मोटर व्हीकल्स हो या मोटरसाइकिल्स हो, जीप्स हो, ट्रैक्टर्स हो एंड ट्रक्स हो। मतलब ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स आर बीइंग यूज्ड। जो विलेज है इसमें 450 फैमिलीज़ हैं डिफरेंट कास्ट्स की। 80% जो फैमिलीज़ हैं, द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड। मतलब कि इस गांव में 450 में से 80 परिवार जो हैं वो ऊंची जाति के लोगों के हैं, अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, जिनके पास गांव की ज़मीन का अधिकांश हिस्सा है। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके घर जिनमें से कुछ तो काफ़ी बड़े हैं, ये ब्रिक के बने हैं और सीमेंट से प्लास्टर्ड हैं। जो शेड्यूल कास्ट्स, जिन्हें हम दलित भी कहते हैं, वो पॉपुलेशन का 1/3 हैं और उनका घर गांव में ही एक कोने में बसाया गया है। और अगर हम तुलना करें बाकी घरों से तो ये जो घर हैं, इनके जो घर हैं वो छोटे हैं और कच्चे मकान हैं मेड ऑफ मॉडर्न स्ट्रॉ। मोस्ट ऑफ दीज हाउसेज हैव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस, अधिकांश घरों में बिजली की कनेक्टिविटी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत है और वो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है जो कि सरकारी है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर कि बीमार लोगों का इलाज होता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads। अगर हम ऊपर दिए गए बातों को देखें तो क्लियर है कि पालमपुर में वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम अच्छी है, बिजली अवेलेबल है, इरिगेशन अवेलेबल है, सिंचाई की फैसिलिटी है, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स भी हैं। अब कह रहा है कि आप इन सब चीज़ों को अपने आसपास के गाँव से कंपेयर करो। The story of Palampur, an imaginary village, will take us to the different types of production activities in the village। अभी यहाँ बात हो रही है कि पालमपुर विलेज के थ्रू हम देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन डिफरेंट लेवल्स पे होता है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत, वी ऑल नो, इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री और यहाँ पर मेन एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग ही है। द अदर प्रोडक्टिविटीज़, और भी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं, चाहे वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो, छोटी मोटी चीज़ों का निर्माण, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, दिए बनाना,
गमले बनाना या और भी चीज़ें इसमें आती हैं, ट्रांसपोर्ट, शू कीपिंग एट्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हम इन सभी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो। और इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सही ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। हमारा जो एम है वो यही है कि अपनी चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि जो चीज़ें हमें ज़रूरी हों वो गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर सकें। अब इसके लिए 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, निर्माण के लिए 4 चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला लैंड, क्योंकि बिना ज़मीन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स। मतलब सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ, जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट्स और मिनरल्स। दूसरा रिक्वायरमेंट है लेबर। अगर आपके पास काम करने लायक लोग ना हो, काम करने योग्य हाथ ना हो, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो इट सेज कि सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अब जैसे ब्रिज बनाने में आपको हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ में कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग भी आपकी सहायता कर सकते हैं। और ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। लेकिन दोनों ही चीज़ों में एक बात समान है कि हम प्रोडक्शन के लिए लेबर पे डिपेंडेंट हैं, मजदूर पे डिपेंडेंट हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो हमारा फिजिकल कैपिटल है। दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। होता क्या है कि अब हम कोई भी प्रोडक्शन शुरू करें, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, तो हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समय समय पर चाहिए होती हैं। ये फिजिकल कैपिटल होते हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आती हैं। तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, चाहे वो फार्मर्स का प्लग हो, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हो, जनरेटर्स हो, टर्बाइन्स हो, कंप्यूटर्स हो। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। मतलब ये फिजिकल कैपिटल है उसका एक तो हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा है रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड। बिकॉज रॉ मटेरियल्स हमें हर बार ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस पे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार इन रिसोर्सेज को ले लिया और हमारा काम हो गया। अनलाइक लैंड एंड वाटर लाइक फैसिलिटीज़, तो पैसों की आपको ज़रूरत हर स्टेज पे पड़ेगी। तो जैसे कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे यार्न यूज बाय द वेवर एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। कुछ पैसों की तो आवश्यकता आपको हमेशा ही रहेगी। सो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? यही रॉ मटेरियल्स और ये जो मनी है जो हमारे हाथों में हमें मतलब रेडी कैश होना चाहिए हमारे पास, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स की तरह ही इनका भी इस्तेमाल प्रोडक्शन में होता है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब चौथा एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। आपको यू विल नीड नॉलेज इन एंटरप्राइज। आपको उस काम को करने का नॉलेज होना चाहिए। एंटरप्राइज मतलब उद्यमिता होनी चाहिए, तभी आप इन सभी रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो। these days is called human resource। और इसी रिसोर्स को, ये जो फोर्थ रिसोर्स है, जो फोर्थ चेन ऑफ या फोर्थ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। मतलब मानव संसाधन, कि इंसान खुद में एक संसाधन है, इंसान खुद में एक रिसोर्स है। अगर इंसान ना हो तो ये सभी जो रिसोर्सेज हैं हमारी, वो सब पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यही चारों जो हैं हमारे, ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं इसे अंडरलाइन कर दूं तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट ओनली दीज फ्यू फैक्टर्स थ्रू आउट द लास्ट 10-15 minutes. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. For convenience, we will refer the physical capital as the capital in this chapter. इस अपनी सुविधा के लिए हम जब कभी भी कैपिटल की बात करेंगे तो हम फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे, ना कि
वर्किंग कैपिटल की। सो फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग का क्या तरीका है? सबसे पहला तो कृषि के बारे में जब कभी भी हम बात करें तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लैंड हमेशा फिक्स्ड होता है, लैंड बढ़ता नहीं है, घटता नहीं। घट भले ही जाए लेकिन बढ़ तो कभी नहीं सकता। फार्मिंग यहाँ का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% लोग जो हैं वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, या तो वो किसान होंगे नहीं तो वो खेत में काम करने वाले मजदूर होंगे। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल, इन सभी लोगों का जो जीवन यापन है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि प्रोडक्शन खेतों में कैसा होता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। एक और चीज़ है जो कि फार्म प्रोडक्शन में काफ़ी मायने रखती है। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। हम सभी जानते हैं कि जो लैंड एरिया होता है खेती का वो फिक्स्ड होता है। 1960 में पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन। 1960 के बाद से कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड एरिया का, मतलब वो बड़ा उतना ही है जितना कि 1960 तक था। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। 1960 तक तो फिक्स था, उसके बाद कुछ एक वेस्टलैंड मतलब जो बेकार पड़ी हुई ज़मीन थी, जंगल झाड़ जिसमें उपजे हुए थे, उन सभी को खेती बाड़ी करने लायक ज़मीन में बदल दिया गया। तो इसके बाद अब कोई स्कोप बचता नहीं है कि नए लैंड को कल्टीवेबल बनाया जा सके। अभी यहाँ पे इस बॉक्स में हम देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट है हम लोग जानते हैं हेक्टेयर, हालांकि गांव में हम बिग्घा, गिंठा, कट्ठा इन यूनिट्स के बारे में सुनते हैं। अभी दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अभी पहला तो हमने देखा कि लैंड फिक्स्ड है, ये बढ़ नहीं सकता, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो क्या कोई तरीका है जिससे कि हम उतनी ही लैंड पे, उतने ही ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ग्रो कर सकें? तो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब अगर हम बात करें कि पालमपुर में जिस तरह की खेती बाड़ी होती है तो ये उत्तर प्रदेश के ही एक गांव से मिलता जुलता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। मतलब जितना भी ज़मीन है खेती सब पे होती है, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खाली नहीं रहता। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ सीज़न जिसे हम कहते हैं, खरीफ मतलब बारिश के दिनों में वैसी फसल जो अप्रैल से अक्टूबर तक होती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। तो फार्मर्स ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इन प्लांट्स का उपयोग इंसानों के चारे के रूप में कम बल्कि पशु चारे के रूप में ज़्यादा होता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और इसके ठीक बाद अक्टूबर में आलू की खेती हो जाती है, अक्टूबर से दिसंबर। और विंटर सीजन, रबी सीजन के दौरान गेहूं की फसल उगाई जाती है। From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the markets at रायगंज। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वीट प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स अपने काम लायक वीट, अपनी फैमिली के खाने पीने लायक वीट घर में रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस वीट होता है उसे रायगंज के मार्केट्स में बेच दिया जाता है। A part of the land area is also devoted to sugar cane which is harvested once every year. गांव के ज़मीन का कुछ हिस्सा शुगर केन की खेती में भी होता है। हर साल एक शुगर केन की एक फसल लगाई जाती है। शुगर केन या तो इसके रॉ फॉर्म में हो या गुड़ के फॉर्म में हो, वो शाहपुर के किसानों को, व्यापारियों को बेचा जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो दीज। अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि किसान इतने तरीके के फसल एक ही साल में उपजा पाते हैं? तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। हियर वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, वी हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में काफ़ी पहले ही आ गई थी। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा था उसने खेती के सिस्टम को ही बदल दिया। इट ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पर्शियन व्हील्स वर, उस समय तक कुआं, जगत, इन सब चीज़ों का ही प्रचलन था, लेकिन उसके बाद अब ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लैंड। लोगों को समझ में आ चुका था कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ये ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा ज़मीन को उतनी ही देर में सींच सकते थे, सिंचाई कर सकते थे। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड। कुछ एक ट्यूबवेल्स जो थे वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंस्टॉल की थी। हालांकि तुरंत ही फार्मर्स ने खुद से प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगवा लिया। एज अ रिजल्ट मिड
1970s तक गांव का जो कल्टीवेबल एरिया था वो 200 हेक्टेयर तक हो चुका था और ये काफ़ी आसानी से इरिगेट हो जाया करता था। इसके बाद क्या रहा है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अब जब हम एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें उगाते हैं, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इट्स द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये सबसे अच्छा तरीका है जब हम किसी निश्चित जमीन के टुकड़े पर खेती बढ़ा सकें। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मेन क्रॉप तो उगाते ही हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप। तो लोग 2 फसलें तो उगाते ही हैं, कुछ एक किसान हैं जो कि थर्ड क्रॉप भी पिछले 10-15 सालों से उगाना शुरू कर चुके हैं। अभी इसके बाद इन टेबल 1.1 यू कैन सी कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। मतलब 1950 में सिर्फ 120 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो था वो कल्टिवेबल था। 2010-11 तक 140 हुआ, मतलब सिर्फ 20 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन बढ़ पाया। Now if we read it further, here's the reason that yield is measured as crop production on a given piece of land during a single season. उपज, yield जिसको हम बोलते हैं उपज। तो उपज क्या है, उपज को हम मेज़र करते हैं कि एक सिंगल सीजन में किसी दिए गए भूमि पर कितनी फसल उपज सकती है। 1960s द सीड्स यूज इन कल्टिवेशन वे ट्रेडिशनल। अभी बात करें तो कैसे ऐसा हो पाया कि ज़्यादा फसलें अब उगाई जा पा रही हैं। सबसे पहला कारण है कि जो सीड्स उस वक्त यूज़ होता था वो ट्रेडिशनल था, उसमें लो यील्ड मतलब उपज कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उन्हें इरिगेशन की ज़रूरत कम थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज एज फर्टिलाइजर्स। गाँव में खाद, जिसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं, जो खेती बाड़ी में फसलों की अच्छी उपज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो फार्मर्स आमतौर पे गाय के गोबर या ह्यूमन डंग का ही इस्तेमाल करते थे फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। ऑल दीज वर रिडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम। और ये सभी चीज़ें ऐसी थीं जो फार्मर्स को खरीदना नहीं पड़ता। दे यूज टू हैव केटल्स विद देम। उनके पास केटल होता था तो उन्हें गोबर या फर्टिलाइजर्स खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दौरान जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो हरित क्रांति आई थी भारत में, उसने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, उसने किसानों को HYV सीड्स के बारे में जानकारी दिलाई। ट्रेडिशनल सीड्स से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो HYV सीड्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन देते हैं ऑन अ सिंगल प्लांट। मतलब पौधा तो वही रहेगा लेकिन उसमें दाने या उसमें अनाज की मात्रा ज़्यादा होगी। सो फर्दर इट सेज कि एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब उसी पौधे से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनाज अवेलेबल हो पा रहा था, अनाज के दाने अवेलेबल हो पा रहे थे। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन अब ये जो HY सीड्स हैं उन्हें काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और इसके अलावा इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी आवश्यकता होती है, तभी ये बेहतर फसल या बेहतर उपज दे पाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से पहले खेती होती थी और 1960 के बाद किस तरीके से खेती बाड़ी के तौर तरीकों में परिवर्तन आया और किस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी और फर्टिलाइजर्स के इम्प्रूवमेंट के कारण और HYV सीड्स के आ जाने के कारण पालमपुर गांव में खेती बाड़ी कितनी आसान हो गई और लोगों को उपज और बेहतर समझ आने लगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स मतलब क्या, जो पेस्ट्स मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे छिपकली जैसे जो जीव जंतु होते हैं खेतों में फसलों को बर्बाद करने के लिए, तो उनसे पेस्टिसाइड्स के आ जाने के कारण उसमें भी कमी आई। हायर yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides etc. मतलब अगर यहाँ कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि वो कौन कौन से कारण थे जिससे बेहतर फसल हो पाई या हायर यील्ड हो पाया, वो इसलिए क्योंकि एक तो हाई HYV सीड्स अवेलेबल थे, इरिगेशन की काफ़ी अच्छी सिस्टम थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे और पेस्टिसाइड्स। ये सभी एक साथ जब आए तो फार्मिंग का जो स्टेटस था वो काफ़ी हद तक बदल पाया। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये जो बेल्ट है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का, वो देश का कटोरा कहा जाता है, अनाज वहीं से आता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेन्स और सीरियल्स
of India comes from this portion only. तो रीजन भी हैं गंगा, यमुना और इंडस, इन तीन नदियों के आसपास, इवन रावी और ब्यास, इन 4-5 नदियों का जो एक कॉमन एरिया बनता है, ये काफ़ी कल्टिवेबल है, ये काफ़ी खेती को हेल्प करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है. सो देयर इट सेज कि द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स. अब इस हिस्से के किसानों ने इन नए फार्मिंग मेथड्स का फ़ायदा उठाया, ट्यूबवेल सेटअप किए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स इस्तेमाल किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी. कुछ एक किसानों ने फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स विच मेड प्लाइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे कि प्लाइंग और हार्वेस्टिंग दोनों ही आसान हो गया. मतलब बुआई और कटाई. प्लाइंग मतलब बुआई, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई. दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट. और बदले में इन्हें क्या मिला? तो इन्हें गेहूं की अच्छी फसल, पहले से ज़्यादा मात्रा में इन्हें उपज या अनाज मिल पाया. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैराइटीज फ्रॉम 1300 kg पर हेक्टेयर विद HYV सीड्स. अभी यहाँ बात हो रही है कि पालमपुर में जब लोग ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते थे तो 1300 kg पर हेक्टेयर की उपज थी, और HYV सीड्स आ जाने के कारण यही उपज जो थी वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक पहुंच गई. एक लार्ज इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में व्हीट के. फार्मर्स के पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स. और किसानों के पास ज़्यादा मात्रा में गेहूं की उपज हो गई कि वो मार्केट्स में सेल कर सके, बेच सके. अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि खेती में सुधार आया, फसल, हमारा लैंड कैपिटल फिक्स था, फिर भी फसल हमने ज़्यादा उपजाया. लेकिन अब तीसरा एक चैलेंज था हमारे पास कि विल द लैंड सस्टेन. अगर किसी चीज़ की जितनी कैपेसिटी हो हम उसको थोड़ा बढ़ाएं तो वो बेहतर है, लेकिन अगर हम उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दें, उसका शोषण शुरू कर दें, देन इट क्रिएट्स ट्रबल. तो वही बात है कि विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड टिक पाएगा? टिकाऊ होना, सस्टेन मतलब टिकना या बरकरार रखना. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. हम सभी जानते हैं कि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है इसके यूज़ में. साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने भी कहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसने नेचुरल रिसोर्स के बेस को, मतलब एक जो लिमिट होता है उसको बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया है, ओवर यूज़ किया है. कई एरियाज़ में ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल या कहिए इंसानी लालच ने सॉइल की फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. और पानी का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन, एक्सप्लॉयटेशन, इसने पानी के लेवल को, जो वाटर टेबल का लेवल है, उससे भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है. इसके बाद इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स. ये तो हम सभी जानते हैं कि ये सॉइल का फर्टिलिटी हो या फिर ग्राउंड वाटर लेवल का बरकरार रखना, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ऐसा हो पाया कि वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहता है. वंस डिस्ट्रॉय, एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये काफ़ी मुश्किल है कि उन्हें रिस्टोर कर पाया जाए. तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग इंश्योर करें कि इन्वायरमेंट जो है उसको हम लोग किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएं. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, बट दीज प्लांट्स मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर. अभी दिक्कत ये है कि ये जो केमिकल्स हैं वो ग्राउंड पे देने में तो अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहते. वो कभी कभी बारिश के मौसम में या पानी या फ्लड आने के कारण वो धुल जाते हैं ग्राउंड से, और वो कॉन्टामिनेट, वो एक तरीके से पॉल्यूट कर देते हैं वाटर बॉडीज़ को. तो इसका भी एक अलग ही नुकसान है. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. अभी एक चीज़ तो स्पष्ट है कि नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करें तो एक समय के बाद उसकी फर्टिलिटी या उसकी जो यील्डिंग कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है.
द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पंजाब में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है। एंड द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, जिस कारण से सॉइल हेल्थ मतलब जो मिट्टी की क्वालिटी है उपज के मामले में वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। और इसी का नतीजा है कि अब पंजाब के फार्मर्स को पहले से ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल अब करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी खेती को उसी लेवल पर बरकरार रख पाए। मतलब अगर हम कहें तो अगर 1 हेक्टेयर में 100 kg फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी 1300 किलोग्राम वीट उगाने के लिए, तो अब उसी 1300 किलोग्राम वीट को उगाने के लिए अब हमें सिर्फ 100 kg फर्टिलाइजर्स नहीं बल्कि 150 kg फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब इनपुट हमारा फिर से बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन लेवल के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरा है। नाउ हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, पहला 3 पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि लैंड फिक्स्ड है, दूसरा कि जब लैंड फिक्स्ड है तो खेती कैसे बढ़ सकती है, और तीसरा कि क्या ये जो तरीका है खेती या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का वो हमेशा के लिए रह सकता है। तो हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, चौथा क्वेश्चन है कि अब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पालमपुर के फार्मर्स के बीच में। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग, आपको अभी तक समझ आ गया होगा कितनी ज़रूरत है या कितना इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए लैंड का होना। अनफॉर्चुनेटली सभी लोग जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं उनके पास लैंड नहीं है, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। पालमपुर में जो 450 फैमिलीज़ हैं उनमें 1/3 मतलब लगभग 1/3 वो लैंडलेस हैं। 450 में से 1/3 मतलब 150 फैमिलीज जिनके पास कोई भी खेती लायक ज़मीन नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है खेती बाड़ी के लिए। जो बची हुई फैमिलीज हैं हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। अभी जो 240 बचे कुचे परिवार हैं उनके पास काफ़ी कम ज़मीन है, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम, 2 एकड़ से भी कम। Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family। अभी इन प्लॉट्स पे खेती बाड़ी करने से फार्मर्स को ज़्यादा आमदनी हो नहीं पा रही है क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा छोटा है। अब इसके बाद कह रहा है यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हो कि गांव में किसी भी अभी बंटवारे के बाद ज़मीन बढ़ती चली जाती है और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि ये ज़मीन के टुकड़े जो है वो एक ही जगह पर ना हो करके टुकड़ों में बटे होते हैं, मतलब आधा कहीं तो आधा हिस्सा कहीं और। दीज आर कल्टिवेटेड बाई स्मॉल फार्मर्स, और इन पे छोटे किसान खेती करते हैं। ऑन द अदर हैंड more than half the area of village is covered by plots are quite large in size। एक तरफ छोटे किसान, छोटा ज़मीन का हिस्सा इनके पास, और दूसरा कि 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more। कुछ एक किसान परिवार ऐसे भी इनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। फर्दर वी गेट टू सी दैट वर्क ऑन द फील्ड्स व्हीट क्रॉप, यहाँ देखा जा सकता है किसान किस तरीके से डिफरेंट पिक्चर्स में खेती में इन्वॉल्व हैं। लेट अस डिस्कस। अब पांचवा है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अभी चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि सभी के पास बराबर मात्रा में खेती तो अवेलेबल है नहीं, खेत अवेलेबल है नहीं, तो नॉट ऑल ऑफ देम कैन बी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो भला कैसे उन्हें इन्वॉल्व किया जाए, खेती में सभी इन्वॉल्व नहीं हो सकते लेकिन खेती में कैसे उन्हें इन्वॉल्व किया जाए ये एक क्वेश्चन है। तो लैंड के बाद लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। आपके पास ज़मीन हो और हमने पढ़ा कि लेबर ना हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब श्रम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ज़मीन आपको फसल उगाकर नहीं दे सकती। तो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, फार्मिंग में काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपने खेत की जुताई करते हैं, फील्ड्स को इरिगेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, मतलब वो अपने खेत में खुद ही लेबर की तरह, मतलब श्रमिक का काम वो खुद ही कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन दियर फील्ड्स। अभी यही जो बच गए जो लोग जिनके पास या तो ज़मीन कम है, वो खेती में उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा, वैसे लोग बड़े किसानों के लिए काम करते हैं, उनकी खेती में हेल्प करते हैं। तो वैसे लोग
फार्मिंग एक्टिविटी में या प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, भले ही वो खुद में लैंडलेस लेबर्स ही क्यों ना हो। इसके बाद फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। अब ये जो फार्म में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं या जिनके पास छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं उनसे ही ये काम में आते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द लैंड। अभी ज़मीन के मालिकों की तरह उनके पास ये हक नहीं होता कि वो ज़मीन के मालिकाना हक रखें। अभी इस पिक्चर में दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। मतलब गाँव के दो सबसे गरीब निवासी। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। अभी यहाँ पर एक समस्या है कि जो बड़े किसान हैं वो तो सिर्फ खेती के समय ही इन मजदूरों की तलाश करेंगे। तो वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाविंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है। घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। अभी जो एक छोटा किसान है या जो लैंडलेस लेबर है वो कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उन्हें हमारी ज़रूरत हो तभी तो ये चीज़ें काम में आ सकें। तो ये जो रामकली है वो बता रही है कि अब तो उन्होंने भी खुद के लिए मशीन्स रख लिया है, मतलब वो हमारी ज़रूरत नहीं समझते, उन्होंने खुद के लिए मशीन्स रखना शुरू कर दिया है। आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000 एंड आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड, हाउ विल आई। मतलब ये परेशान है क्योंकि उसने तो कर्ज ले रखा है मार्केट से। जब पिछले साल खेती में उसकी उपयोगिता कम हो गई थी तो वो तो परेशान हो चुका है उस कारण से। तो रामकली कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। तो वो कहती है कि इस साल तो मुझे जो ब्रिक मेकिंग यूनिट है, जहाँ पर ईंट भट्टी जिसे हम कहते हैं, वहाँ काम करना पड़ेगा रामकली को। वो कहती है कि माई सिचुएशन इज़ नॉट बेटर ड्यू टू पास डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। वो कहती है कि क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफ़ी सारा लोन है तो अब कोई भी मनी लेंडर मुझे पैसा देने को भी तैयार नहीं है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं द प्लाइट ऑफ रूरल पीपल, जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनके साथ क्या समस्या है वह इन पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। नाउ क्रॉप्स इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स। अभी वो ज़मीन के मालिक नहीं होते। पहले हमने पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन कम होती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास की ज़मीन बिल्कुल नहीं है। वो खेतों में काम तो करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन वो ज़मीन के मालिक नहीं होते। उन्हें पेमेंट उनके मालिकों द्वारा दी जाती है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। जो ये जो वेजेस हैं वो कैश में हो सकते हैं या फिर काइंड, जैसे कि क्रॉप ही उन्हें दिया जा सकता है बदले में। जरूरी नहीं हर बार तनख्वाही दी जाए, बदले में क्रॉप्स भी उन्हें दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब ये जो सैलरी है या जो वेजेस पारिश्रमिक है वो स्थान स्थान पर निर्भर करता है और खेती की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। इवन कि वो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उस पर भी डिपेंड करता है। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक और बड़ी बात है कि इस एम्प्लॉयमेंट मतलब इस रोजगार में काफ़ी लंबा गैप आता है। मतलब आप जानते हो कि कल्टीवेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लाइक इसमें 5 से 6 महीने तक तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे 5-6 महीने के बाद जो एक खाली टाइम आता है उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, जो कि बेसिकली जो लैंडलेस लेबर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। यहाँ बात हो रही है डाला नाम के एक लैंडलेस फार्म लेबरर की जो कि पालमपुर में काम करता है डेली वेजेस पे। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली फॉर वर्क। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसे लगातार काम करना पड़ेगा। काम की तलाश उसे हमेशा ही रहती है कि उसके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट तो है नहीं सेल करने के लिए, और जो सैलरी या फिर जो कुछ भी पारिश्रमिक दिया गया उसे, जो कुछ भी वेजेस दिए गए उससे वो इनसफिशिएंट होते हैं जिससे कि वो अपना सालों भर की ज़रूरत को पूरा कर सके। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर जो अप्रैल 2011 में 115 रुपये फिक्स किया गया था फार्म लेबरर के लिए, लेकिन डाला को सिर्फ 80 रुपये ही मिलते थे। मतलब जो सरकार ने फिक्स किया था मिनिमम वेजेस एक्ट, वो 115 फिक्स था लेकिन अभी सिर्फ 80 ही मिल रहा था। अभी ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपको पता करना है कि अब मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है।
There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. अभी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग लैंडलेस हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और काम कम है, तो लोग कम कीमत पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला अपने सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करता है रामकली को, जो कि एक और फार्म लेबरर है और दोनों ही गांव के पुअरेस्ट मेंबर्स में से एक हैं, जैसा कि हमने ऊपर डायलॉग बॉक्स में पढ़ा भी। अब यहाँ बात हो रही है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, मतलब खेती में पैसा की भी ज़रूरत होती है, पैसों की भी ज़रूरत होती है। आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उसमें काफ़ी सारा पैसा लगता है, काफ़ी सारा कैपिटल लगता है, तो ये फार्मर को पैसे चाहिए, पहले से ज़्यादा पैसे चाहिए। अब तो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उन्हें कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए पैसे कर्ज लेने पड़ते हैं, उधार लेने पड़ते हैं। वो चाहे वो लार्ज फार्मर्स हों या जो मनी लेंडर्स होते हैं, मतलब जो रुपए पैसों की मदद करने वाले लोग होते हैं। एक्चुअली वो मदद नहीं करते हैं, वो आपको लोन देते हैं और बदले में काफ़ी सारी शर्तें रखते हैं, सो दे आर मनी लेंडर्स। या फिर ट्रेडर्स, जो कि वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। और वो जो लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी भारी भरकम होता है। अगर आप बैंक से ट्राई करेंगे तो आपको 3%, 4%, 7%, 8% पर एनम पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन मनी लेंडर्स के पास जाओगे तो ये 15% से 20% के बीच चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट। सो यू कैन जस्ट गेस द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन हैज़ टू टेक मनी फ्रॉम दिस मनी लेंडर्स। और आज से 50 साल पहले या जब 1960-70 के दशक में यही स्थिति थी कि सभी फार्मर्स, और इवन आज भी लोग बैंकों से लोन ना लेकर इन मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं और बैंकों में पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो हो गई बात स्मॉल फार्मर्स। अब इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास सेविंग होती है खेती के द्वारा। वो क्योंकि उनके पास लैंड ज़्यादा है, सरप्लस अमाउंट ऑफ सीरियल्स उन्होंने बेचा है, तो उनके पास पैसे होते हैं, तो वो कैपिटल अरेंज खुद के लिए कर पाते हैं। तो हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? अभी यहाँ पर सवाल ये है कि उनके पास सेविंग्स कैसे होते हैं। तो सीधा सा जवाब है क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, उनके पास फसल ज़्यादा है। फसल को बेचने के बाद जो सरप्लस अमाउंट ऑफ सीरियल्स बेचने के बाद जो उन्हें पैसा बचा है, वो उस पैसे का इस्तेमाल खेती बाड़ी में करते हैं। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। अभी इसके बाद अगर हम पढ़ें सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब फार्म प्रोडक्ट्स। अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि गेहूं की फसल हुई तो सिर्फ गेहूं ही बिकेगा बाज़ार में, गेहूं के दाने ही बिकेंगे, बल्कि और भी चीज़ें बिकती हैं और यही सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स के तौर पे जाने जाते हैं। लेट अस सपोज, अभी मान लिया कि फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी किसान ने बाकी 3 फैक्टर्स का यूज़ करते हुए अपनी ज़मीन पर गेहूं की फसल उगाई या कोई भी एक फसल उगाई। द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट? अब ये किसान इस व्हीट के साथ क्या करेंगे? द रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन। इसका कुछ हिस्सा वो अपनी फैमिली के पास कंजम्पशन के लिए रखते हैं और जो सरप्लस व्हीट है उसे बेचते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स हैं जैसे कि सविता और गोविंद के बेटे हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटैंशियल शेयर इज टू केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। अभी यहाँ बात हो रही है कि छोटे किसानों को खुद के खाने के लिए भी रखना पड़ता है और बचने के खुद के लिए निकालने के बाद उनके पास बचता ही इतना कम है कि मार्केट में बेचकर वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। तो ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वही मार्केट में व्हीट सप्लाई करते हैं। पिक्चर 1.1 में यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट। पिक्चर 1.1 में आप वापस जाकर देख सकते हो कि जो बुलॉक कार्ट है वो कैसे लोड्स ऑफ व्हीट, मतलब व्हीट के बोझ को ढो रहा था। द ट्रेडर्स इन द मार्केट बाय द व्हीट, जो ट्रेडर्स मतलब जो व्यवसायी होते हैं मार्केट में वो इसे खरीदते हैं और फिर दुकानदारों को बेचते हैं। शहरों में या टाउन्स हो या नगर हो, सिटीज़ हो, वहाँ इन्हें बेचा जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ, यहाँ एग्जाम्पल है तेजपाल सिंह नाम के किसान के बारे में जिसके पास कि 350 क्विंटल एक्सेस अनाज है, एक्स्ट्रा अनाज है,
जो कि उसने अपने खेत से उगाया है, वो इन्हें रायगंज मार्केट में जाकर काफ़ी अच्छी कीमत पे बेचेगा। तो व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद द अर्निंग्स? अब तेजपाल सिंह इन पैसों के साथ क्या करेगा भला? तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तेजपाल सिंह ने अपने बैंक अकाउंट में अधिकांश पैसा रख दिया था। बाद में ही यूज़ द बैंकिंग फॉर लेंड, ही यूज़ द सेविंग्स। इसके अलावा उसने अपने बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल किया सविता जैसी गरीब किसान को देने के लिए, जिसको कि लोन की आवश्यकता थी। He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. This year, तेजपाल सिंह plans to use his earnings to buy another tractor. अब इस साल तेजपाल सिंह ये सोच रहा है कि वो खुद के लिए ट्रैक्टर खरीद ले, और एक और ट्रैक्टर आ जाने के बाद उसका जो फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम कह सकते हैं, जो हमने पढ़ा था एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स के जो खर्च होता है, जो समय समय पर ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक और ट्रैक्टर खरीद लेगा। तेजपाल सिंह के तरह ही जो बाकी किसान हैं, वो भी, जो बड़े किसान हैं, वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। कुछ हिस्सा बचा कर रखते हैं और कुछ हिस्सा अगले सीजन की खेती को बेहतर बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाई कैटल। कुछ एक किसान मवेशी खरीदने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, ट्रक्स खरीदने में या फिर दुकान खोलने में। एज वी शल सी, दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और ये जो एक्टिविटीज़ है वो नॉन फार्म, मतलब एक तो उन्होंने खेती बाड़ी से काफ़ी पैसा कमाया और उस कमाए हुए पैसे का उपयोग यही लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी कर सकते हैं। अब पालमपुर में ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन है? तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जैसा मैंने बताया कि खेती बाड़ी से अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, दे आर कॉल्ड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सबसे पहला है डेयरी, द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी आफ्टर फार्मिंग। मतलब फार्मिंग के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट या अदर मोस्ट फेमस एक्टिविटी क्या है, मोस्ट कॉमन एक्टिविटी क्या है? सो दिस इज दैट अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। आपने देखा होगा गांव में हर घर में एटलीस्ट एक गाय या बकरी मिल जाएगी। तो लोग अपने बफेलोज को अलग अलग तरीके के घास खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो मिल्क है उसे रायगंज में बेचा जाता है। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो कि बड़ा गांव है, तो वहाँ पर दूध की बिक्री होती है। 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन के, उन्होंने भी कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स बना रखे हैं रायगंज में, मिल्क को स्टोर करने के लिए। ठंडक में रहे तो वो ज़्यादा समय तक बचा रह पाता है, तो 2 चिलिंग सेंटर्स उसने या कलेक्शन सेंटर्स बना रखे हैं। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। अभी इन चिलिंग सेंटर्स पे मिल्क कलेक्ट होकर के शहरों तक इसी मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये तो हमारी हो गई डेयरी एक्टिविटी, डेयरी फार्म एक्टिविटी। दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल पर चीज़ों को बनाना, निर्माण करना, दैट इज़ द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो एट प्रेजेंट 50 फैमिलीज ऐसी हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है पालमपुर गांव में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल प्रोडक्शन मेथड्स। शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी छोटे पैमाने पर होता है, काफ़ी छोटे लेवल पर होता है, एंड आर डन इन अ स्मॉल स्केल। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, मतलब शायद ही इन कामों के लिए किसी लेबर को रखना पड़ता हो, मतलब एक फैमिली खुद ही इन्वॉल्व होकर के इन चीज़ों के निर्माण में लगी रहती है। तो यहाँ 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, आई जस्ट सजेस्ट यू गो थ्रू दीज बॉक्सेस टू नो मोर अबाउट इट। अभी यहाँ है तीसरा कि पालमपुर में एक तो हमने पढ़ा डेयरी फार्मिंग, दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरीके से लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, और तीसरा कि लोगों ने दुकानें भी खोल रखी हैं, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो द पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मेनी इन पालमपुर, मतलब ज़्यादातर लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व नहीं हैं। ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, ये दुकानदार हैं जो कि बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट, जो कि शहरों के होलसेल मार्केट से अनाज या बाकी चीज़ें खरीद कर लाते हैं और इन्हें गाँव में बेचते हैं। अब अपने आसपास ऐसे जनरल स्टोर्स को देख सकते हो जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़े भी।
कुछ एक फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि क्लोज टू द बस स्टैंड, जो कि बस स्टैंड के आसपास हैं, और वहीं पर उन्होंने ओपन स्मॉल शॉप्स खोल रखा है द सेल ईटेबल्स। मतलब लोग साग सब्जियां फल फूल बेचा करते हैं, क्योंकि इनके पास कैपिटल कम है तो ये ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो कि ये रोज़ बेचकर पैसे कमा सके। फर्दर चौथा जो ऑक्यूपेशन है या जो चौथा जो धंधा है पैसे कमाने का यहाँ के लोगों का, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देखा होगा आजकल भी लोग ऑटोज़ चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या आजकल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी आ चुके हैं, तो लोग उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये भी पैसा कमाने का एक तरीका हो सकता है, लोगों को सर्विस देना। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करके ही खुद के लिए पैसे बना सको, आप सर्विसेज देकर भी पैसे बना सकते हो। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रूट कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। पालमपुर से आसपास के शहर रायगंज को जोड़ने के लिए कई सारे व्हीकल्स हैं। रिक्शा वाले हैं, टांगा वाले हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ड्राइविंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये लोगों को ले जाते हैं, ले आते हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फेरी करते हैं, एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट। बदले में इन्हें पैसा दिया जाता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कुछ सालों में जब से रोड बेहतर हो गई है, तो क्योंकि खेती में अब उतना फ़ायदा रहा नहीं, मीडियम फार्मर्स या स्मॉल स्केल फार्मर्स को, तो वैसे लोग इस फील्ड में अब ज़्यादा आते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट वी सी नहीं, यहीं तक था इस चैप्टर में हमें पढ़ना। तो यहाँ जो बॉक्सेस हैं वो मैंने नहीं पढ़ाया है, दैट यू शुड ट्राई टू स्टडी ऑन योर ओन। ऑल दीज बॉक्सेस आर रिलेटेड टू द पॉइंट दैट आई हैव ऑलरेडी taught. So that is all for today's video. The video is long, but I hope it would have been useful for you. That is all for today. Thanks and bye.